चलिए भाई, सर्वे की आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कॉम्पेंसेटिंग एरर के बारे में। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, आपने देखा था कि एरर तीन टाइप की होती थी। एक मिस्टेक्स होती थी, मिस्टेक्स के अंदर क्या खास बातें होती थी वो मैंने बता रखा था। उसके बाद जो अगली बात मैंने बताई थी कम्युलेटिव को, कम्युलेटिव एरर कितने टाइप की होती है और उनका इफेक्ट कब पॉजिटिव और कब निगेटिव होता है, इस पर भी हमने डिस्कशन कर रखा था। पूरा का डिस्कशन क्या क्या होता है, ठीक है ना। आज हम लोग को जो मेन पढ़ना था, अभी ये न्यूमेरिकल मैंने ले रखा है, इसके बारे में अभी हम लोग बाद में फर्दर क्लास में बात करेंगे। पहले इसको हम लोग अच्छे तरीके से समझे जरा कि आज हम लोग को पढ़ना है क्या, कॉम्पेंसेटिंग एरर। कॉम्पेंसेटिंग एरर, इसके बारे में मैंने कुछ थ्योरेटिकल बात बता रखी थी। कॉम्पेंसेटिंग एरर के बारे में मैंने थ्योरेटिकल बात बता रखी थी अच्छे तरीके से। क्या ये कि ये जो होती है हमेशा, इसका इफेक्ट जो होता है मैंने बताया था कि ये पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ इफेक्ट क्रिएट करती है। उसके बाद मैंने बोला था कि इसके तीन कैरेक्टर बताया था ना, कि ये बहुत स्मॉल अमाउंट में होती है। स्मॉल एरर्स आर मोर फ्रिक्वेंट, मतलब जो छोटी त्रुटियां होती हैं वो ज्यादा घटित होती हैं बड़ी त्रुटियों के कंपेयर में। बात समझ में आ रही ना। मतलब छोटा, ये सब एक्सप्लेन कर चुका हूं, अगेन केवल याद दिला रहा हूं, एक्सप्लेन कर चुका हूं कि क्यों छोटी त्रुटियां बार बार होती हैं। इसके बाद अगर अभी तक आप पुराना वीडियो नहीं देखे हैं, ठीक है ना, पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं, तो फिर दिक्कत देगा ये। तो एरर को अच्छे तरीके से अगर आपने समझा होगा तो स्मॉल एरर्स आर मोर फ्रिक्वेंट ये बता चुका हूं। और जो प्रोबेबिलिटी होती है इनकी, जो प्रोबेबिलिटी होती है इनके होने की, कि ये कैसे कैसे होती हैं, तो एक तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इफेक्ट डालती हैं, दूसरा स्मॉल एरर आर मोर फ्रिक्वेंट होती हैं। और जो बड़ी एरर होती हैं, बड़ी एरर का मतलब होता है जो आपकी लार्ज एरर होती हैं, लार्ज एरर आर आर इम्प्रोबेबल का मतलब कम चांस होता है उनके आने की संभावना क्या होती है, काफी कम होती है। एक चीज जान लीजिए, ऐसा इनके बारे में कहा गया, कहेंगे सर ये सब क्या समझा रहे हैं, धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी, एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। हो सकता है डिप्लोमा में लिए आपको नया चीज लगे, आपको ऐसा नहीं, बहुत नई चीज है ये, आप पढ़े हैं, अगर आप ढंग से पढ़े होते तो ये फिजिक्स में भी है। अगर आप ढंग से इसको पढ़े होते +2 में या बीएससी किए होंगे तो आपके फिजिक्स में भी आपको मिल जाएगा एरर के बारे में, ठीक है ना। तो अब एक चीज यहां पर, एक चीज समझा जाए यहीं पर। देखिए, जब भी आप कोई रीडिंग लेते हैं तो मैंने बोला कि देयर इज ए चांस ऑफ अकरिंग एरर होने की एक चांस होती है उसमें। और अगर आप किसी चीज की एरर, अगर आप मान लीजिए कोई रीडिंग ले रहे हैं तो उसमें एरर किस टाइप से होती है उसको समझिए। अगर आप किसी रीडिंग को केवल एक बार लिए, मान लीजिए आपने एक रीडिंग लिया और रीडिंग आपने लिया 2.54, आपने ये रीडिंग नोट किया 2.54, आपने एक सिंगल रीडिंग लिया। जबकि ऐसा होता नहीं है कभी भी इंजीनियरिंग के किसी काम में कि रीडिंग केवल एक बार ली जाए किसी चीज की। अक्सर रीडिंग ज्यादा बार लेके उनका एवरेज लिया जाता है, आपने ऐसा सुना होगा। उस पर वो क्यों होता है उस पर अभी बात करेंगे हम लोग, वैसा क्यों होता है उस पर भी बात करेंगे हम लोग कि उससे क्या असर पड़ता है, ठीक है ना। और कितना असर पड़ता है उस चीज पर भी बात होगी। पहले तो हमने एक रीडिंग लिया 2.54, बता सकते हैं कि ये रीडिंग, अगर किसी को बोला गया होगा कि माप क्या हो, ये लंबाई उसने मापा होगा तो ये कितना सही वो मापा होगा, मान लो ये मीटर में उसने बोला है, मीटर में। तो असल में ये हुआ होगा कि जब वो मापने गया होगा तो उसको, हो सकता है कि उसको रीडिंग एक्चुअली देखा जाए तो 2.545 रही हो। ऐसा हो सकता है कि 2.545 रहा हो, या चलिए 4 रहा हो, तो वो उसको इतना ही पढ़ देता, मतलब एक्यूरेट नहीं पढ़ पा रहा था आगे वाली रीडिंग। अरे भैया एक निशान है ऐसे, इसके बीच में ऐसे निशान बने हुए हैं इस टाइप से 1 2 3, और मान लीजिए ये निशान आपका 4 हुआ, ये 5 हुआ, इसके यहाँ पे 2 था, 2.5 यहाँ पे था, 5 के बाद 1 2 3 4 पर वो निशान ऐसे एकदम एग्जैक्ट नहीं है। हो सकता है कि वो निशान, इस चीज को ऐसे समझिएगा ध्यान से, इस चीज को ध्यान समझिएगा यहाँ पे, कि हो सकता है, देखिए मान लीजिए 2 कहीं इधर है और 2.5 यहाँ आया, अब 2.51 52 53, हो सकता है कि निशान यहाँ रहता, हो सकता है कि वो निशान यहाँ रहता इस लाइन से थोड़ा पहले, तो आप कहते कि 2.5 1 2 3 तो नहीं कहेंगे सर, 3 इसलिए नहीं कहेंगे कि 4 के पास है। और हो सकता है कि वो निशान किधर रहता, थोड़ा सा इधर रहता।
दोनों ही स्थितियों में उसको पढ़ना पड़ता 2.5 तो हो ही गया, फिर 1 2 3 4 दोनों। अगर वो रीडिंग यहां भी रहती, सपोज वो लाइन यहीं तक रहती, यहीं तक, तब भी वो 2.54 पढ़ता उसको, और अगर उधर रहती तब भी वो 2.54 ही पढ़ता। बात समझ में आ रही ना? वो उस आप सोचिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, किसी भी रीडिंग को कोई नोट करके लाया है तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि वो बिल्कुल सही रीडिंग हो, वो ये भी हो सकता था, वो ये भी हो सकता था, मतलब इस लाइन का लगभग आधा तक लेते तो देखिए ना, 5 के बाद 1 2 3 4 के बाद 4 भी हो सकता था, यहाँ पे ये जो 4 लिखा है ना, 4 के बाद 4 5 भी हो सकता था, और इधर इधर उल्टा आते तो 5 1 2 3 5 भी हो सकता था। यानी ये रीडिंग क्या क्या हो सकती थी? ये रीडिंग हो सकती थी 2.545 तक हो सकती थी अगर हम लोग प्लस लेते तो, और अगर माइनस में चलते तो 2.535 भी हो सकती थी। मतलब क्या हुआ, अगर हम लिस्ट काउंट इसका देखें, इसका यहां से यहां का आधा करें तो क्या होगा, ये रीडिंग 1 2 3 है, 4 है, तो उसका आधा, मतलब इस एक का आधा, तो इसके अगले अंक को हमने क्या किया, इसमें बताइए हमने क्या किया, सीधे हमने क्या किया, देखिए 0.0 ये पॉइंट के बाद 2 जीरो लगाइए, जितनी संख्या उतना जीरो लगाइए, 0 0 और 5 कर दीजिए, ये प्लस और ये माइनस, मतलब इस संख्या के आगे अगर प्लस माइनस हम लोग दोनों लगा दें तो असल में किसी रीडिंग में मोस्टली यही गलती हो सकती है। आप नहीं समझे? अब हिसाब को ऐसे समझिए, आप हिसाब को ऐसे समझिए, देखिए ध्यान से, एक सेकंड, हिसाब को अब ऐसे समझिएगा, तो शायद दिखाई नहीं दिया, मैंने बोला कि ये संख्या अगर 2.54 है तो अगर इसमें प्लस माइनस और जीरो पॉइंट के बाद जितनी संख्या है उतना जीरो लगाया आपने, और उसके बाद 5 लिख दीजिए। इसका अर्थ क्या है, इस चीज का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इसमें 2.54 में 5 जोड़ देंगे, अगर ये 0.005 तो ये आ जाएगा, अगर ये घटा देंगे तो ये आ जाएगा, और स्थिति दोनों की यही है, क्योंकि इन दोनों को कहीं ना कहीं यही पढ़ा जा सकता है। यानी समझ रहे हैं, जिसने ये रीडिंग नोट की होगी वो ज्यादा से ज्यादा इतनी गलती कर सकता था एक सिंगल ऑब्जर्वेशन में। इसलिए जब रीडिंग कोई सिंगल ली जाती है, सिंगल रीडिंग ली जाती है, तो उसमें मोस्ट प्रोबेबल एरर कितना होता है, मोस्ट प्रोबेबल प्रोबेबल एरर जो होती है वो कितनी होती है, मोस्ट प्रोबेबल एरर कितनी होती है, तो आप जान गए होंगे कि लिस्ट काउंट का आधा। कैसे? अगर इसको हम मीटर में माने, समझो जरा इस बात को, इसको मीटर में माने तो 2 मीटर, ये 0.54 54 सेंटीमीटर है, तो अगर हम 54 सॉरी 2 मीटर, आइए 5 क्या है, मिली के बाद जो होता है डेसीमीटर होता है, और डेसी के बाद ये 4 सेंटीमीटर है। तो एक चीज यहां पे समझिएगा, ये 100वां हिस्सा है मीटर का, तो ये सेंटीमीटर होगा। सिंपल सी बात मैं कह रहा हूं कि ये लाइन जो है वो अगर सेंटीमीटर को शो कर रही है तो 1 सेंटीमीटर इसका लिस्ट काउंट है। इसका लिस्ट काउंट कितना है, 1 सेंटीमीटर है, और वो 1 सेंटीमीटर का आधा की गलती हो सकती है। इसको ज्यादा समझने की जरूरत अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, दिमाग पे जोर मत डालिए, बस इतना जानिए कि कोई सिंगल ऑब्जर्वेशन अगर 0.75 लिया गया है तो इसमें गलती होने के चांस कितना होगा, 0.005 का प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। ये मोस्ट प्रोबेबल है या मैक्सिमम प्रोबेबल बल्कि इसको कहें, इसको कहते हैं हम लोग मैक्सिमम प्रोबेबल एरर, मतलब इसमें गलती होने का ज्यादा से ज्यादा यही चांस है, मैक्सिमम प्रोबेबल एरर। कोई भी चीज का अगर 75 तक आप काउंट कर सकते हैं तो इसका मतलब 0.005 का इसमें प्लस भी आप हुआ होगा, तब भी आप यही, क्योंकि इसमें प्लस करेंगे 0.005 तो कितना होगा, तो हो जाएगा 0.755। अरे भाई इसको भी आप यही पढ़ेंगे, अगर आप ये इसमें से माइनस करते हैं तो हो जाएगा 0.745। ये नहीं समझे, प्लस किए ये वाला रीडिंग तो ये आया, माइनस किए, अब इसको भी आप पढ़ेंगे 0.75 और इसको भी पढ़ेंगे 0.7, आई 4 हटा के 5, यानी दोनों को यही पढ़ा जा सकता है। यानी असल में जिसने ये रीडिंग ली होगी वो या तो ये लिया होगा या इनके बीच का कुछ भी वैल्यू, यानी मैक्स से मैक्स वो गलती क्या किया होगा, इन दोनों के बीच की गलती हुई होगी उसकी, तो वो अपने एक्चुअल रीडिंग जो उसने नोट किया है वो उससे कितना भाग सकता है इधर उधर, वो उससे कितना भाग सकता है इधर उधर, तो वो भाग सकता है केवल इसके लिस्ट काउंट का आधा। बात सुना रही है, ये किसी भी सिंगल रीडिंग में गलती की बात मैंने की,
सिंगल रीडिंग में गलती का मतलब क्या होता है? बहुत पसीना हो रहा है और ये फैन बंद करने का सीजन कब तक चलेगा पता नहीं, यहां ध्यान दीजिएगा। तो ये मैंने बताया सिंगल ऑब्जर्वेशन में रीडिंग के वजह से जो एरर आ सकती है सिंगल रीडिंग में, लेकिन हम लोग तो जानते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन यहां से बस इतना याद रखना, ज्यादा दिमाग लगाए बिना, कि किसी भी रीडिंग में जो एरर हो सकती है उसके लिस्ट काउंट, जिस इंस्ट्रूमेंट से वो लिया गया है उसके लिस्ट काउंट की आधी एरर उसमें हो सकती है। मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट अगर 1 mm तक माप सकता है तो उससे मापी गई रीडिंग में आधे mm तक की गलती हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती है। इसको प्रैक्टिकली सोचेंगे तो समझ में आएगा, नहीं भी सोचेंगे तो याद कर लेंगे, खत्म हो जाएगी बात। मैक्सिमम प्रोबेबल एरर क्या होता है? आधा। और एक होता है मोस्ट प्रोबेबल एरर, वो उसका भी आधा होता है। इतना तक आपसे जेई में पूछता नहीं है, इतना तक जेई में जाता नहीं है, वो बस इतना ही तक निपट जाएगा। बात समझ आ रही? ये किसके बारे में बात की मैंने? जब कोई सिंगल रीडिंग ली गई हो, सिंगल रीडिंग ली गई हो तब ऐसा होगा। लेकिन क्या होगा जब अगर रीडिंग बंचेज में ली जाए? बंचेज में मतलब एक ही रीडिंग को बार बार कई तरीके से लिया जाए, फिर उनका एवरेज लिया जाए तो क्या असर पड़ता है, उस पर बात करते हैं अभी हम लोग। और उससे जुड़ा हुआ एक सिद्धांत भी हम लोग देखेंगे, ठीक है ना? उससे जुड़ा हुआ एक सिद्धांत भी हम लोग देखेंगे। अब वो क्या है, जरा इसको अच्छे तरीके से समझिए। ये क्लास अभी आप लोग YouTube पे देख रहे हैं, लेकिन अगर आप कंप्लीट पूरा क्लास जेई का देखना चाहते हैं तो आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए सिविल टेक सॉल्यूशन का। उस एप्लीकेशन पर सिविल इंजीनियरिंग की पूरी जो डिप्लोमा कर रहे हैं तो भी क्लासेस मिल जाएंगी, और आपने डिप्लोमा कर लिया है और जेई की तैयारी करना चाहते हैं तो उसकी भी पूरी टेक्निकल क्लासेस आपको मिल जाएंगी। एप्लीकेशन का लिंक, टेलीग्राम का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप केवल बॉयज का है, गर्ल्स का नहीं बना है, उन सब का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कॉन्टेक्ट नंबर से लिए दिए सारा सब कुछ, ठीक है ना? तो चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे अब कि अगर रीडिंग कुछ सीरीज में ली जाए, मतलब कई सारी रीडिंग एक साथ, ये तो सिंगल रीडिंग ली गई। अब इनसे जुड़ा हुआ अगर मान लीजिए कई लोग ले या एक ही व्यक्ति कई बार ले, एक रीडिंग को एक व्यक्ति कई बार ले या उसी एक रीडिंग को कई लोग एक एक बार ले, हर स्थिति में रीडिंग में वेरिएशन हो सकता है, समटाइम सेम भी हो सकती है। मान लीजिए हमने कोई रीडिंग लिया वो एक है, और देखिए कोई और गया सेम वही रीडिंग लिया, लेकिन हर आदमी जाएगा तो वो अलग अलग रीडिंग नोट करेगा, ये बात तय है। वो अलग अलग रीडिंग नोट करेगा, ये बात तय है। तो इस केस में जब रीडिंग जो है कई सारी रीडिंग एक साथ होती हैं तो उसका क्या कहानी है उसके बारे में जरा समझिएगा आप। कई सारी रीडिंग जब एक साथ होती हैं तो उसका क्या कहानी है, जरा उसको समझिएगा अच्छे तरीके से आप लोग, क्या कहानी है उसके पीछे का, ठीक है? तो देखिए जरा यहाँ पे, आप देखिए मान लीजिए कई सारे रीडिंग एक साथ ली गई तो कैसे हम लोग करें उसका कैलकुलेशन, एक उसके पीछे का एक कहानी, एक उसके पीछे की थ्योरी समझिएगा। जब रीडिंग कई सारी ली गई, जैसे मान लीजिए एक एक्स लिया गया, एक वाई लिया गया, एक जेड लिया गया, ऐसे 3 रीडिंग ली गई, 4 5 और हो सकती हैं, जितनी चाहे उतनी आप ले सकते हैं, ठीक है ना? अगर हम लोग, अच्छा ये एक्चुअल वैल्यू है, सपोज करिए ये सारी क्या है, किसी चीज की एक्चुअल वैल्यू है। आप जानते हैं एरर क्या होती है, मैंने शुरू में ही लिखवा दिया कि जब एक्चुअल वैल्यू और मिजर्ड या ऑब्जर्व वैल्यू के बीच में अंतर हो तो उसको कहते हैं एरर। बात समझ में आ रही ना? देखिए शायद दूसरी क्लास से एरर ही चल रहा है, केवल एरर टॉपिक, जो लोग कह रहे थे कि एरर तो छोटा सा टॉपिक है, तो देखिए 2 क्लास हमको लग रहा है, या नहीं, एक क्लास एरर की हो चुकी है और एक अगली क्लास भी एरर की ही चल रही है। तो 2 क्लास में केवल एरर हो रहा है आपका, पूरा ना एक क्लास पूरा एरर का पड़ा हुआ था, अब अगला क्लास भी आपका एरर का ही चल रहा है। तो ध्यान से देखिए जरा यहाँ पे मैंने बोला कि एक्चुअल वैल्यू किसी चीज की ये सब है, और मान लीजिए आपने जब इनको ऑब्जर्व किया, अब ये कौन जानता है कि कौन एक्चुअल है कौन ऑब्जर्व है, लेकिन मान लीजिए ऑब्जर्व वैल्यू जो आपकी आई, ऑब्जर्व वैल्यू, वो वैल्यू सपोज करिए कि क्या आ गई, x1 आ गई, y1 आ गई और एक z1 आ गई। तो अगर हम पूछें कि एरर इनमें क्या होगा, या एरर या डिफरेंसेस कितने होंगे, तो होगा x माइनस x1, ऐसा ही तो होगा, या मिजर्ड को ऐसे कर लें, पहले कर लें x1 माइनस x, ठीक है? ये एरर E1 हो गया। E2 कितना एरर होगा, E2 कितना एरर होगा, तो होगा y1 माइनस y, और इसी तरह E3 कितना एरर होगा, वो होगा z1 माइनस z। तो मतलब सीरीज में अगर रीडिंग ली जाए, मान लीजिए सीरीज में एक ही रीडिंग को बार बार लिया गया और ऐसा हुआ कि मान लीजिए किसी सीरीज में कई सारे रीडिंग ली गई हैं और उनके बीच में, देखिए हमने बोला कि अभी समझते रहिए चीजों को, इसका मेन बात क्या है जो पूछा जाएगा वो मैं बता दूंगा, वो खत्म हो जाएगा। ये मत सोचिएगा सर इतना बता रहे हैं इतना पढ़ना है क्या,
इतना नहीं पढ़ना है, लेकिन जो पढ़ना है उसके लिए पहले इसको समझिए। आप खुद ही थोड़ी बात समझ जाएंगे कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, तो आपको अपने आप समझ में आने लगेगा। और दूसरी बात, कोई भी किताब आप अपने तरीके से ऑब्जेक्टिव की सॉल्व कर रहे हैं वो करिए। कुछ क्वेश्चन मैं भी कराऊंगा, उसको भी करिएगा आप लोग, एप्लीकेशन में भी चलेगा, यूट्यूब पर एक आध शायद हो चुका है एमसीक्यू, एक आध और दे दूंगा, ठीक है ना। तो एक चीज समझिएगा और करके सॉल्व देखिए कि मेरा पूरा हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है, हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है, उसको करके आप लोग देखिए जरूर, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा जरा, आगे आगे ध्यान दीजिएगा जरा, ठीक है। तो ठीक है, अब यहां पर देखिएगा, अब मान लीजिए E1 E2 E3 एरर्स आई हैं। अगर हम लोग किसी ने ये ऑब्जर्व किया, कोई दूसरा भी आएगा, कोई दूसरा मतलब एक आदमी गया तो इन वैल्यूज का ये रीडिंग निकाल दिया, एक व्यक्ति गया इन वैल्यूज का ये रीडिंग निकाल दिया, वो कोई व्यक्ति गया वो इस वैल्यू का ये रीडिंग निकाला, कोई दूसरा गया वो निकाला x2 y2 और z2, कोई और गया होगा वो x3 y3 और z3 निकाल दिया। इस टाइप से रीडिंग्स क्या किए लोग, निकालने लगे, इस टाइप से रीडिंग क्या किए, निकालने लगे। अब देखना होता क्या है, अब एक तरह से देखा जाए तो E1 E2 E3 निकला, अगर इनके हिसाब से चला जाए, ये पर्सन वन ऑब्जर्वर वन मान लेते हैं इसको, और इसने ऑब्जर्वर टू इसको मान लेते हैं, ऑब्जर्वर टू मान लेते हैं, इसको ऑब्जर्वर थ्री मान लेते हैं। अगर ऑब्जर्वर टू का हिसाब देखा जाए, ऑब्जर्वर टू क्या कहता है, तो ऑब्जर्वर टू कहता है कि एरर जो E1 होगी वो होगी x2 माइनस एक्स, इसी तरह E2 जो होगी वो y2 माइनस वाई, इसी तरह E3 जो होगा वो y3 माइनस z2 माइनस z, ऐसा होगा। इसी तरीके से तीसरा ऑब्जर्वर ये हरकत कर दिया। नहीं समझे बात को कि क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को, इतने से बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाहता हूं, इसका अंतर आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या कहना चाहता हूं मैं। तो आपने एक बात को यहां पे समझ लिया, क्या समझ लिया बात को आपने, कि ऑब्जर्वर अलग अलग हो रहे हैं, या फिर अगर इन सारे तो कहेंगे सर सबसे सही कौन है इनमें से, सबसे सही किसका डेटा माना जाए, मतलब एक सही वैल्यू के आगे पीछे कई लोगों ने अपनी अपनी वैल्यू बता दी, हम लोग किसके डेटा को सही माने, बात समझ में आ रही ना। तो एक सिद्धांत आता है प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है, सबसे सही रीडिंग वही मानी जाएगी, सबसे सही रीडिंग वही मानी जाएगी जिसमें इनका यानी अच्छा ये प्लस माइनस दोनों हो सकता है, ये भी जान लीजिए, एरर कभी प्लस होती कभी माइनस होगी, तो मालूम है ना। तो अगर सबसे प्रोबेबल मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू कौन सी होगी, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल, इसको लिखें ऐसे, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू क्या होगी, जिसका E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस E3 स्क्वायर मिनिमम हो, जिसका E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस E3 स्क्वायर मिनिमम हो, वही वाली वैल्यू सबसे ज्यादा प्रोबेबल वैल्यू मानी जाएगी। मतलब मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू कौन सी होगी, अब ये क्वांटिटी तो हमको नहीं मालूम है, ये क्वांटिटी तो हमको मालूम नहीं है, तो हमें मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू जो होती, जो इसका इनमें से जिसका स्क्वायर सबसे कम होगा, सम ऑफ स्क्वायर जिसका सबसे कम होगा, वही वैल्यू सबसे मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू मानी जाएगी, वही वैल्यू सबसे मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू मानी जाएगी। बात समझ में आ रही ना। तो ये जो चीज होती है, ये एक बार बस पूछा गया, एक चीज ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन क्या बनता है, ये सब कुछ भी नहीं बनेगा जो मैंने बताया, बस इतना जान लीजिएगा कि प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर कहां यूज होता है, when set of observations are taken, when set of observations are taken, तो इस जगह पर प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर आपका यूज होता है। बात समझ आ रही है, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब जब कई सारी रीडिंग ली जाती है तब। और एक चीज मैं आपको लगे हाथ यहाँ पे और बता दूं कि ये चीज आप अगर नोट कर रहे हैं तो ठीक है ना, नोट्स में आपको मिल ही जाएगी। तो ये चीज होता है कि मिनिमम जब होगा तो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू होगी। एक चीज को लगे हाथ और समझिएगा, अगर मैंने एक चीज यहां पर, अच्छा ये सेट के लिए है, एक सिंगल रीडिंग के लिए नहीं है, ये पूरे सेट के लिए, ठीक है। अब आगे देखिएगा क्या मैं कहानी कह रहा हूं, ध्यान से समझिएगा जरा।
आगे देखिएगा, मैंने एक चीज बोली थी यहां पे कि स्मॉल एरर आर मोर फ्रीक्वेंट। इसका मतलब समझते हैं, अगर स्मॉल का मतलब यहां पे मैग्नीट्यूड से है, ठीक है ना, साइन से मतलब नहीं है इसका। लाइक अगर मान लीजिए कहीं पर, अगर इस पॉइंट को हम लोग जीरो मान लें, जीरो मान लें, मतलब यहां पर एरर क्या है, जीरो है। यहां पर हमने क्या मान लिया, एरर जीरो मान लिया। और इसके एरर इधर जो होती है +1 +2 +3 +4 ऐसे एरर हो रही है, ठीक है ना। इधर हो रही है -1 -2 -3 -4, इस टाइप से एरर यहां पे हो रही है। बात समझ में आ रही ना, ध्यान से देखिएगा कैसे ऐसा दिख नहीं। देखिए यहां पर एरर जो है वो जीरो है, कोई भी मतलब कॉम्पेंसेटिंग एरर की बात कर रहे हैं हम लोग। मान लीजिए किसी ने मापा, किसी ने मापा तो कुछ एरर बताया, कोई और जाएगा तो कुछ और एरर आएगी, कुछ और एरर, कोई प्लस बताएगा, कोई माइनस, कोई मेजर्ड वैल्यू को ज्यादा बता देगा एक्चुअल वैल्यू से, कोई कम बता देगा। हर हालत में एरर पॉजिटिव निगेटिव तो होती जाएगी। अब एरर कब पॉजिटिव होगी कब निगेटिव ये तो मैं बता चुका हूं ना। एरर कब पॉजिटिव होगी और कब निगेटिव होगी ये तो बता चुका हूं, कि जब मेजर्ड वैल्यू ज्यादा हो और एक्चुअल वैल्यू कम हो तो इसमें एरर पॉजिटिव होगी, और जब मेजर्ड वैल्यू कम हो जाए तो एरर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। बात समझ आ रही ना। तो एक चीज यहां पर जान लीजिएगा कि अगर यहां पर वैल्यू अगर जीरो है, यहां पर वैल्यू जीरो है और इस दिशा में एरर पॉजिटिव है इधर, तो इसमें से कहें कि एरर सबसे कम कौन सी है, सबसे कम कौन सी एरर है, तो ये -1 -4 वाली कि +4 वाली कि जीरो। एक चीज जान लीजिए, इधर मत सोचिएगा सर ये नेगेटिव है तो ये कम है। एरर हमेशा साइन के साथ नहीं, इसकी बस दिशा बदल गई है त्रुटि की। त्रुटि सबसे कम इसमें से कौन सी है, जीरो। इधर त्रुटि पॉजिटिव हुई है उधर नेगेटिव हुई है, ये नहीं कि सर -4 तो सबसे कम है तो -4 वाली त्रुटि सबसे कम होगी यानी वो सबसे इम्प्रोबेबल होगी, गलत बात है। मैंने जो बोला है स्मॉल एरर्स आर मोर फ्रीक्वेंट, अगर हम यहां पर फ्रीक्वेंसी को दिखाएं इस वाले, जैसे मान लीजिए वाई एक्सिस मान लेते हैं हम इसको, ये वाई एक्सिस है, सॉरी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, और इस पर वाई एक्सिस पर हम लोग फ्रीक्वेंसी को दिखा दें। फ्रीक्वेंसी मतलब होने की आवृत्ति, त्रुटि होने की आवृत्ति, मतलब ज्यादा गलती किस टाइप की होगी। अगर एक रीडिंग हमने 20 मीटर मापी तो कोई आएगा तो 20.01 बता देगा, कोई आएगा 20.02 बता देगा, कोई आएगा 20.03 बताएगा, लेकिन 03 वाले बहुत कम लोग होंगे। जो कोई आके 19.99 बता रहा है, एक 19.98 बता रहा है, एक 19.97 बता रहा है। 20 मीटर की डिस्टेंस को 20 मीटर से जितना दूर जाए, चाहे आप पॉजिटिव जाए चाहे नेगेटिव जाए, तो बहुत दूर वालों की संख्या कम होती है, बल्कि 20 को लगभग 20 के पास बताने वालों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। यानी फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है ज्यादातर लोग जब रीडिंग को नोट करेंगे, ज्यादातर लोग जब रीडिंग को नोट करेंगे तो ये जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का मतलब 10 लोग ऐसे होंगे, 10 मान लीजिए हम इसको ऐसे एक स्केल ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ले लेते हैं, तो केवल एक बंदा होगा। ये कर्व कुछ इस टाइप से जाता है, ये कर्व कुछ इस टाइप से जाता है, इसका मतलब समझ रहे हैं। एक बंदा होगा जो इतनी बड़ी गलती करेगा। यहां से भी अगर सोचें तो एक बंदा ही होगा जो, एक के सामने देखिए ना, यहाँ पे एक बंदा ही होगा जो इतनी गलती करेगा। मोस्टली लोगों का आंसर जो होता है ये जीरो के आसपास, मतलब जीरो एरर वाले, जीरो बताने वाले नहीं, जीरो एरर वाले। ये एरर है, इस पर क्या एरर शो हो रही है, इस पर क्या शो हो रहा है, एरर शो हो रहा है। किस एक्सिस पर, इस एक्सिस पर एरर शो हो रहा है एक्स वाली पर, और वाई वाले पर फ्रीक्वेंसी। तो एरर सबसे कम बताने वाले लोग ज्यादा होंगे, जबकि बहुत ज्यादा एरर बताने वाले लोग कम होंगे। तो ये जो फ्रीक्वेंसी का डायग्राम है ये आप लोगों को समझ में आया कि ये इसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसी सेंटेंस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये बात समझ में आ रही है, इसी सेंटेंस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो ये कर्व कौन सा सही होगा, अगर कभी आपसे पूछ दिया जाए गलती से ये कर्व कि ये कर्व क्या शो करता है, तो आप समझ जाइएगा ये क्या शो करता है। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया तो फिर डाउट क्लास में आप इसको पूछ भी सकते हैं। जो लोग भी ऐप पर जेईई का कोर्स ले चुके हैं उनका जल्दी ही, या हो सकता है शुरू भी हो गया हो जब आप वीडियो देख रहे हो, तो रात को लाइव क्लास का सेशन जो होता है रखा जाता है, ताकि सब लोग दिन भर अपना जब भी पढ़ें आप दिन में वीडियो, लेकिन रात को जब डाउट का टाइम हो तब आप फ्री रहें और उस टाइम आके अपने डाउट्स क्लियर कर लें, ठीक है ना।
तो आपको ये बात समझ में आ गई कि यहां से ये चला और इस टाइप का शेप बनाया। क्यों? क्योंकि मोस्टली लोगों का आंसर देखिए, ज्यादातर लगभग 10 लोग ऐसे हैं जिनमें कोई एरर नहीं है, लेकिन एक दो लोग ऐसे में जो काफी ब्लंडर मिस्टेक किए हुए हैं। इस करो का मतलब आई होप सबको समझ में आ गया होगा। यही इस सेंटेंस का ग्राफिकल मतलब है। इस सेंटेंस का बात समझ में आ गई ना? क्लियर है? अब इससे हम लोग बात करें कि अगर 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 कोई सीरीज में रीडिंग ली जाए, कोई रीडिंग अगर ली जाए ऐसे, कोई रीडिंग ऐसे ली जाए रीडिंग, और वो मल्टीपल मतलब कई सीरीज में ली जाए। जैसे एक क्वेश्चन ऊपर हमने ले रखा है यहाँ पे, ये क्वेश्चन सीरीज में रीडिंग वाला है, ठीक है ना? अगर कोई रीडिंग ऐसे सीरीज में ली जाए, रीडिंग सीरीज में ली जाए कि एक ही रीडिंग को कई लोगों ने या एक ही ऑब्जर्वर ने मल्टीपल टाइम्स क्या किया है, ऑब्जर्व किया है, ऐसा देखा गया, ठीक है? तो उस केस में होगा क्या? उस केस में होगा क्या? अगर हम लोग सिंगल सिंगल रीडिंग की बात करें, ठीक है ना, सिंगल सिंगल रीडिंग की बात करें, तो उसमें भी गलतियां होंगी। मतलब हमने कुछ मापा, आपने कुछ मापा, आपने कुछ मापा, या हम ही कई बार मापे और हर बार हम कुछ अलग अलग माप लिए, होता है ऐसा। एक ही रीडिंग को आप दो बार पढ़ेंगे, हल्की फुल्की गलती दोनों में अलग अलग टाइप की हो सकती है। ऐसा हम करेंगे या कोई और ऑब्जर्वर करेगा, ठीक है? ऐसा सीरीज में अगर रीडिंग ले गया, तो अगर ईएस जो हो, ईएस वो हो एरर इन सिंगल ऑब्जर्वेशन। सिंगल ऑब्जर्वेशन कोई रीडिंग ली जाएगी तो उसका ऑब्जर्वेशन कई सारा होगा। ऑब्जर्वेशन मतलब कई सारे ऑब्जर्वेशन होंगे, तो किसी एक ऑब्जर्वेशन में कितनी एरर होगी? एक क्वेश्चन ये बनता है। अगर ईएम की बात करें, ईएम, तो अगर मान लीजिए 10 रीडिंग एक ही रीडिंग को 10 लोगों ने 10 तरीके से लिया, तो 10 का एवरेज मतलब 10 को जोड़ें और 10 से डिवाइड कर दें, तो उसमें भी कुछ एरर होगी, तो उसको कहते हैं प्रोबेबल एरर, यानी प्रोबेबल एरर इन सिंगल ऑब्जर्वेशन। ये क्या है? इसको कहेंगे आप ऐसे, ईएस को, इसको ईएस को कहते हैं एक्चुअली प्रोबेबल एरर इन सिंगल ऑब्जर्वेशन। प्रोबेबल एरर इन सिंगल ऑब्जर्वेशन। और ईएम को कहते हैं प्रोबेबल एरर। इसका पूरा नाम ईएस का क्या है? नाम का मतलब प्रोबेबल मतलब प्रोबेबिलिटी। हम जब भी कॉम्पेंसेटिंग एरर की बात करते हैं ना, तो हम एक्चुअल एरर हो या जरूरी नहीं, हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। हम बात करते हैं कि अगर इतनी सारी रीडिंग ली गई, इतनी सारी रीडिंग ली, हो सकता है इनमें से कोई एक रीडिंग सही हो, बट बार बार वही सवाल कि हु नोज, कौन जानता है कि ऐसा होगा ही। तो एक चीज जान लीजिए यहाँ पे कि जो ईएस होता है वो प्रोबेबल एरर, मतलब किसी सिंगल जो आपका रीडिंग होती है उसमें एरर होता है, और ईएम जो होता है वो प्रोबेबल एरर ऑफ द मीन होता है। प्रोबेबल एरर ऑफ द मीन होता है, मतलब पूरे मीन का, मतलब जो पूरा एवरेज दिया गया उसमें प्रोबेबल एरर कितनी होती है उसकी बात करता है। ये बात समझ आ रही है ना? उसकी बात करता है कि प्रोबेबल एरर ऑफ द मीन कितना होता है, ठीक है? अब एक चीज को यहां पे समझिएगा, अब ये कैसे निकलेगा, इसका एक तरीका बनाया गया, सबसे इफिशियंट तरीका। इसके पीछे कोई थ्योरी नहीं है, सीधे बोला गया। इसके पीछे कोई थ्योरी नहीं है, सीधे बोला गया, प्रयोगों के आधार पर देखा गया कैसा होता है कि कैसे सिंगल ऑब्जर्वेशन की बात की जाए। तो जब बात करते हैं हम लोग, एक सेकंड, ईएस का वैल्यू कितना होगा? तो ईएस जो होता है वो होता है 0.6745 अंडर रूट सिग्मा वी स्क्वायर अपॉन n-1। ये किसका वैल्यू होता है? ये वैल्यू, अच्छा ये प्लस माइनस आगे लगा रहेगा। मैंने बोला कि कोई भी एरर कॉम्पेंसेटिंग एरर है यानी प्रोबेबल एरर है, तो वो दोनों दिशाओं में घटित होती है। माना जाता है कि वो एरर प्लस और माइनस दोनों हो सकती है। मतलब अगर सिंगल ऑब्जर्वेशन में एरर की बात करेंगे तो इतना होगा। अब इसमें अच्छा पहली बात अभी बात करते हैं। अब ईएम कितना होगा, यानी मीन में एरर कितना होगा? तो होता है 0.06745 अंडर रूट सिग्मा वी स्क्वायर अपॉन एन और ब्रैकेट में n-1। बात समझ में आ रही है? ये मीन में एरर होता है, मीन में एरर ये होता है। बात समझ में आ रही है? यहां v क्या है? यहां v क्या है? v जो है आपका, देखिए ये तो अंक है, कोई बात नहीं। n क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। n अगर जितना रीडिंग लिया गया है वो n जो है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो v क्या है? यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा, v जो होता है वो होता है डिफरेंस बिटवीन, अभी समझ में आने लगेगा, धीरे धीरे अभी समझ में आएगा, चिंता मत करिए। डिफरेंस बिटवीन सिंगल ऑब्जर्वेशन
एंड मीन ऑफ द सीरीज, मीन ऑफ द सीरीज। ये ऐसे पढ़ने से शायद ना क्लियर हो कि ये क्या है वी अगर सारी रीडिंग का औसत जो है, सारी रीडिंग का औसत जो है वो कुछ आया, तो एक सिंगल ऑब्जर्वेशन औसत से कुछ अलग होगा। हो सकता है जीरो भी हो, ऐसा जरूरी नहीं है, बट सिंगल ऑब्जर्वेशन जो होगा वो औसत से कुछ अलग होगा, उनके बीच का डिफरेंस वी है। ऐसे नहीं समझ में आएगा, अभी थोड़ी देर बाद समझ में आएगा कि वी वास्तव में है क्या। थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ी देर बाद आपको समझ में आ जाएगा कि वी क्या है। एन क्या है? एन क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। बात समझ में आ रही ना? एक ये दोनों बातें तो समझ में आ गई। एक चीज और जानना है हमको, एक चीज होता है रिलेशन। रिलेशन जो होता है, रिलेशन बिटवीन ईएस एंड ईएम। क्या होगा अगर हम यहां पर लिखें ईएम इज इक्वल टू, तो बताओ ध्यान से, ईएम इज इक्वल टू अगर लिखेंगे तो हाई बताना जरा, ये पूरा, ये भी प्लस माइनस है, अगर इस पूरे की बात करें तो n अगर नहीं होता, n नहीं होता पूरा, ये पूरा n होता ही नहीं, रूट में है n जो है स्मॉल वाला, वो रूट में है, यहां पे ये n है, रुकिए एक सेकंड, ये इस टाइप से है, तो अंडर रूट n को हटा दें तो बाकी तो पूरा ईएस ही है, बाकी तो पूरा ईएस ही है, बस नीचे अंडर रूट n आ गया है। नीचे अंडर रूट n को अगर अलग निकाल दें तो बाकी सब तो ईएस ही है, तो ईएम बराबर होता है ईएस डिवाइडेड बाई अंडर रूट n। ये होता है, ये भी प्लस माइनस बराबर होगा प्लस माइनस ईएस अपॉन अंडर रूट n। बात समझ आ रही ना? इस फार्मूले को याद रखिए, इससे डायरेक्टली रखिएगा, डायरेक्टली इससे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। ईएम इज इक्वल टू होता है ईएस अपॉन अंडर रूट n, इस चीज को याद रखिएगा। ये प्रोबेबल एरर ऑफ द मीन और प्रोबेबल एरर ऑफ सिंगल ऑब्जर्वेशन के बीच में एक संबंध बताता है। अब आपको इससे तो निश्चित पता चल गया होगा कि सिंगल ऑब्जर्वेशन में जो भी एरर होगा मीन में उससे कम आएगा। एक सिंगल रीडिंग में जितनी एरर होती है, मीन की एरर हमेशा उससे कम होगी। अंडर रूट n से डिवाइड करेंगे यार, तो अरे 4 ठो भी रीडिंग लिए होगे, अगर मान लो 4 रीडिंग तुमने लिया, 4 ऑब्जर्वेशन लिया है, तो नीचे 2 हो जाएगा, तो ईएम विल बी हाफ ऑफ ईएस होगा, ईएम विल बी हाफ ऑफ ईएस होगा। जितना ही ऑब्जर्वेशन बढ़ाते जाएंगे उतना ही मीन में एरर क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। ये फॉर्मूला ये सिद्ध करता है, ये फॉर्मूला ये सिद्ध करता है। हमने क्या सीखा? हमने ये चीजें पूरी नोट, इसको समझ जाइए, इस पूरे को नोट करके समझ जाइए आप अच्छे तरीके से कि हम क्या कहना चाहते हैं, हम लोग क्या कहना चाहते हैं, इसको आप समझ लीजिए कि सिंगल ऑब्जर्वेशन में एरर जो होती है वो ईएस होगी, अंडर रूट n से डिवाइड करेंगे तो ईएम आ जाएगा, विच इज प्रोबेबल एरर ऑफ द मीन। ये बात समझ में आई? तो अगर समझ में आई तो चलिए अप्लाई करते हैं। समझ के करना क्या है, अब आपके सामने एक सिंपली एक क्वेश्चन आएगा। कैसे क्वेश्चन है जरा अभी अभी 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा आपको पूरा कहानी को, वो जो पूरी कहानी हमने आपको समझाई है वो भी आपको समझ में आ जाएगी। जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए आप लोग, जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग देखिए, ठीक है ना? ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन कैरिंग अ लाइन अक्रॉस अ रिवर, देखिए ये सब फलाना डिमका से हमको मतलब नहीं है, अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा आपको क्यों ही मतलब है। कह रहा इन कैरिंग अ लाइन अक्रॉस अ रिवर द फॉलोइंग रीडिंग्स were taken with label under identical condition। कह रहा कि किसी नदी के आर पार एक लाइन को ले जाते समय लेवल द्वारा निम्न रीडिंग ली गई सामान्य स्थितियों में, जो सामान्य स्थितियां होती हैं उनमें लिया गया। आज सभी रीडिंग किसमें है? मीटर में है, ये पूरा लिखा गया है, ये आपके सामने लिखा गया कि सारी रीडिंग किसमें है? मीटर में है। और रीडिंग यहाँ पे दी गई, कोई ऐसा होगा जिसने ये रीडिंग ली गई 2.322, कोई ऐसा लिया, कोई ये लिया, कोई बंदा लिया 2.306, 2.306, कोई अगला बंदा लिया 2.31। देखिए सारी रीडिंग काफी पास पास है, इसका मतलब मापने में या तो ऑब्जर्वर ने कई बार लिया है, कई ऑब्जर्वर ने, या तो कई ऑब्जर्वर थे जिसने एक एक बार रीडिंग लिया होगा, ठीक है ना? कुछ लोग 2.300 बताए, एक और था जिसने 2.306 बताया, इसने भी वही बताया था। तो क्या सही है ये दोनों? जरूरी बिल्कुल नहीं है, लेकिन यह कि मैच तो कर ही सकता है। कई लोग एक साथ गए रीडिंग लेने, देखिए ये और ये रीडिंग सेम ही लिया, 2 लोग लिए होंगे, इत्तेफाक से उन दोनों लोगों की रीडिंग सेम आई होगी, और एक ऐसे हुआ होगा। नहीं बात को समझे? तो हम लोग करेंगे क्या इस केस में, हम लोग सबसे पहले यहाँ टेबल बनाएंगे। टेबल किस चीज का बनाएंगे? टेबल इसलिए बनाएंगे कि सारा एक साथ हम लोग दिखा सकें। बात समझ रहे हैं? सारा एक साथ हम लोग दिखा सकें। तो रीडिंग क्या हुई हम लोगों की, सबसे पहले हम लोग यहाँ सोल्यूशन लिख रहे हैं इसका। हमें निकालना क्या है, नीचे ये भी लिखा है कि क्या निकालना है, कैलकुलेट द प्रोबेबल एरर इन सिंगल ऑब्जर्वेशन, माने यस निकालिए, एंड प्रोबेबल एरर ऑफ द मीन, मतलब जो मीन है उसका भी एरर हमको निकालना है। बात समझ आ रही ना?
अब मैं हिंदी में इसी क्वेश्चन को बोल दूं, हिंदी में कह रहा है कि किसी नदी को पार करते समय सामान्य स्थितियों में निम्न रीडिंग ली गई, सामान्य स्थितियों में निम्न रीडिंग ली गई। तो एक चीज जान लीजिए, पूरा पूछा गया है यहाँ पे, एक सेकेंड। चलिए, तो हमने सोल्यूशन यहाँ पर देख लिया। अब हम लोग सबसे पहले क्या यहाँ पर नोट करेंगे, ध्यान समझिएगा। हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे कि हमारी रीडिंग्स क्या क्या हैं और किन्होंने किन्होंने लिया। रीडिंग्स हमने सबसे पहले नोट किया, रीडिंग नोट किया, तो हम यहां पर अब लिखेंगे कि हमारा V क्या आया। अभी पता चलेगा V क्या है, अभी पता चलेगा। V होता है रीडिंग, मान लीजिए यहां पर हमने सबको लाइन से नोट कर रहा हूं मैं, 2.322, 2.346, फिर उसके बाद है 2.352, ध्यान समझिएगा क्या होता है 352, उसके बाद है 2.306, उसके पॉइंट है 2.312। ये आपको क्वेश्चन बीसी पूनमिया की किताब में मिल जाएगा। बीसी पूनमिया वॉल्यूम 1 में अगर आप देखेंगे तो आपको ये किताब मिल जाएगा, क्वेश्चन मिल जाएगा। 2.312 आपका हो गया, उसके बाद 2.300, 2.306 अगेन, और लास्ट में है 2.326। हाउ मेनी रीडिंग्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये 8 रीडिंग लिया गया होगा। अब 8 रीडिंग में V क्या होता है? V होता है मीन माइनस, ये अगर रीडिंग को मान लें, रीडिंग को हम लोग R से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है ना। मीन मतलब क्या? अरे इनका मीन, इन सारी रीडिंग का मीन कितना होगा जरा निकालिए। सबसे फटाफट सबको जोड़ के डिवाइड कर दीजिए 8 से। सबको डिवाइड करेंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा, चलिए मेरे साथ करिए। 2.322 प्लस किया 2.346 प्लस हमने किया 2.352, सबको जोड़िए फटाफट से। 2.306 इतना ऐड किया, फिर हमने प्लस किया 2.312 प्लस हमने किया 2.3 प्लस हमने किया 2.306 प्लस हमने किया 2.326 और टोटल डिवाइडेड बाई कर दिया 8। तो आ गया इसका जो मीन आ रहा है आपका 2.32125, 2.32125। आप चाहे तो इसको दशमलव के 3 अंकों तक ही लीजिए, क्योंकि इसका लिस्ट काउंट दिखा रहा है कि 3 ही 3 अंकों तक है, तो मैं ये 2 अंकों को मिटा दे रहा हूं। देखिए इतना तक जा पाएंगे तो दिक्कत होगी। तो हमें मीन मिला, मीन कितना मिला? 2.321। अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये जानते हैं क्या आया है? ये इन रीडिंग का मीन आया है। तो जो मीन आया, अच्छा इनमें सब में थोड़ी थोड़ी प्रोबेबिलिटी है, एरर होने की प्रोबेबिलिटी है सब में, और इस मीन में भी एरर होने की प्रोबेबिलिटी है। देखते हैं किसमें कितनी प्रोबेबिलिटी है, इन सारी रीडिंग में कितनी। तो पहले V क्या होता है? V होता है मीन माइनस R, मतलब डिफरेंस है। अगर मीन 2.321 आया हुआ है तो ये इसमें डिफरेंस कुछ आएगा कि नहीं, फिर इसमें उनको यहां पे लिखना है। ये क्या है? मीन माइनस R, मैंने यहां पे पहले ही लिखा है, मीन माइनस R है, ये मीन माइनस R है। सारी रीडिंग्स को हम लोग यहां पर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? देखिए ये क्वेश्चन को अब यहाँ पे 2.321 में से बारी बार, अच्छा माइनस प्लस कुछ भी आए, हमको तो V नहीं यूज करना है, हमें V स्क्वायर यूज करना है दोनों फार्मूले में। तो हमें V नहीं चाहिए, बल्कि क्या चाहिए? V स्क्वायर। तो चाहे आप माइनस लें चाहे प्लस लें, हमें उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। बात समझ में आ रही ना? तो यहां पर जब V लेंगे और एक और कॉलम हम बनाएंगे यहाँ पे V स्क्वायर का। बात समझ में आ रही है? सबका V का क्या करते जाएंगे हम लोग? स्क्वायर भी करते जाएंगे। तो पहले V कितना होगा? तो पहले 2.321 में से ये माइनस करिए, तो ये 2.321 है, ये 2.322 है, तो आया 0.001। आया कि नहीं आया? ये आया कि नहीं आया? घटा लीजिए ना इसमें से इसको। 0.001 आया कि नहीं आया? आएगा। आप करते जाइए, यहां पर ये आएगा। अच्छा अब इसका स्क्वायर भी करेंगे, अब इसका स्क्वायर भी करेंगे तो आएगा 1 इंटू 10⁻⁻6। करिए ना इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करिए 0.001 का, तो यही वैल्यू आ जाएगी। बात समझ आ रही ना? इसी तरह पहले सारा वैल्यू निकालेंगे हम लोग, सारा वैल्यू हम लोग सबको निकालेंगे और सबका स्क्वायर करेंगे। कैसे निकालेंगे? फिर से 2.321 माइनस ये कर दीजिए, या दिस माइनस दिस करिए, प्लस माइनस कुछ भी आए यहां पर रखिए, उसके बाद उसमें क्या कर दीजिए, उसको माइनस कर दीजिए। बात समझ आ रही ना?
आपको यहाँ पर सिंबल नहीं, हमने यहाँ पर v को क्या लिखा है, v लिखा है समथिंग माइनस समथिंग, ये नहीं लिखा, हमने बोला डिफरेंस। और हमारे और आपके बीच में डिफरेंस प्लस माइनस नहीं होता है, वो जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा, डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव ही होता है, डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव ही होता है। बात समझ में आ रही है? तो चलिए चलिए आप लोग माइनस कर लेते हैं हम लोग, इसको क्या आएगा, सब लोग इसको देखें, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2.321 माइनस करेंगे ये वाला 2.346 वैल्यू आ गई 0.025। अब इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर, स्क्वायर जैसे ही करेंगे 6.25 इंटू 10 पावर माइनस 4, 6.25 इंटू 10 पावर माइनस 4। इसी तरीके से इसको भी माइनस कर लीजिए, आपका कितना आ रहा है 2.321 माइनस हमने कर दिया दैट दिस वन 2.352, वैल्यू आ गया माइनस 0.031। माइनस को लगाने का कोई जरूरत नहीं है, सीधे स्क्वायर करेंगे और वैल्यू आ जाएगी 9.61 इंटू 10 पावर माइनस 4। हम सबको केवल लिखते जा रहे हैं यहाँ पे, आपको बात समझ में आ रही है? अब मैं फटाफट से सबका वैल्यू लिख दे रहा हूं वीडियो को रोक करके, क्योंकि वीडियो फालतू में लंबा खींचने से कोई फायदा नहीं। क्या कर रहे हैं बस केवल मिन में से सबको क्या करते जा रहे हैं हम लोग, घटाते जा रहे हैं, मिन में से सबको घटाते जा रहे हैं, यानी डिफरेंस है इनका। तो यहाँ माइनस ना लगा के हम लोग यहाँ पे क्या निशान लगा सकते हैं, ये वाला निशान लगा सकते हैं, दैट मींस इट इज शोइंग द डिफरेंस बिटवीन मिन एंड रीडिंग्स। तो रीडिंग और मिन के बीच का डिफरेंस है। चलिए फटाफट से सब लोग इसको लिख डालें, वीडियो को मैं रोक करके। चलिए हमारी रीडिंग्स होती हैं कंप्लीट, हमने v निकाला, हमने b का स्क्वायर निकाल लिया। अब हमें देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। पहली बात देखिए, हमने बताया बार बार कि हर रीडिंग में एक गलती हो सकती है, यानी एवरी सिंगल ऑब्जर्वेशन हैज सम एरर। फॉर्मूला ये है आपके पास, एंड ये जो मीन आया है, मीन में भी कुछ एरर है और उसका फॉर्मूला ये है। आप एक निकाल करके सीधे इससे निकालिए, अगेन पूरा रखने की जरूरत नहीं है, √n से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ n बराबर क्या है, यहाँ अगर सोल्यूशन में n बराबर सोचे हम लोग तो n बराबर क्या है, 8 ऑब्जर्वेशन है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बात समझ आ रही ना? तो आपको ये चीज समझ में आ गई पूरी की कैसे करवाना है। तो आप देखिए हम लोग यही फॉर्मूले का यूज करेंगे, ऊपर वाले का और नीचे वाले का, दोनों का, चाहे इसको यूज करके डायरेक्टली यूज कर लें। तो पहले v स्क्वायर को पूरा ऐड भी करना पड़ेगा, और जब पूरा v स्क्वायर को आप ऐड करेंगे तो आएगा कितना आपका, आप चाहे तो ऐड करके कैलकुलेटर पे देख लीजिएगा। समझ में आ गया? ये सब तो मैं मिटा रहा हूं थोड़ा, इसको केवल इस फॉर्मूले को अब डायरेक्टली यूज करके दिखाऊंगा आपको कि क्या आता है, ठीक है ना? तो चलिए यहां पर v स्क्वायर का वैल्यू जो आ रहा है सिग्मा, अच्छा ये सिग्मा ऑफ वी स्क्वायर चाहिए हमको, मतलब पूरा वी स्क्वायर आपस में क्या होगा, ऐड होगा। तो सिग्मा वी स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, ये सारा वी स्क्वायर आपस में क्या हो जाएगा, सारा वी स्क्वायर आपस में जुड़ेगा। अब जब इनको आप पूरे को आपस में जोड़ेंगे तो आपका आएगा 0.002584, 0.002584, ये पूरा ऐड करने पर आपका आ जाएगा। तो अब बताइए हमें क्या चाहिए। पहला हमारा क्वेश्चन क्या था, कैलकुलेट द प्रोबेबल एरर इन सिंगल ऑब्जर्वेशन, यानी ES इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 0.6745 अंडर रूट सिग्मा वी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये पूरी सिग्मा वी स्क्वायर की वैल्यू है। समझ में आ रहा है? अभी थोड़ी देर में और बातें समझ में आएंगी। सिग्मा वी स्क्वायर आ गया 0.002584 डिवाइडेड बाई n-1, मतलब क्या हो जाएगा 8-1, यही चीज तो हो जाएगा। सॉल्व कर देंगे इसको, सॉल्व करिए कितना आ रहा है, सब लोग मेरे साथ करिएगा जरा। तो वो जो आ रहा है आपका वहां पे 0.002584 और डिवाइडेड बाई कितना है 7। इसको पूरा रूट से बाहर ले लेते हैं, रूट ले लेते हैं तो 0.0192 मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे 0.6745, ये यानी आपका आ गया प्लस माइनस 0.01295 है, तो इसको 3 कर सकते हैं आप। ये अगर यूनिट दिया रहता, ये सब मीटर में है ना, तो ये भी किस में आएगा, मीटर। यानी सिंगल ऑब्जर्वेशन में जो रीडिंग में एरर आ सकती है, किसी एक रीडिंग में जो एरर आ सकती है वो 0.0123 के बराबर आ सकती है, 0.0123 के बराबर आ सकती है, 123 नहीं 1295 है ना, एक सेकंड, 0.01295 0.01295 है, तो 9 ले लीजिए, यहाँ पे 95 आ रहा है, तो आप यहां पर ले लेंगे 0.01295 को 9 ले लिया हमने। ये सिंगल ऑब्जर्वेशन में आ रहा है। तो इसी तरीके से मिन में कितना होगा,
तो मीन में या तो आप पूरा ये फार्मूला लगाइए, या तो सबसे इजी होगा आपका एक चीज यहाँ पे देखिएगा, ईएम का वैल्यू। ईएम का वैल्यू कितना हो जाएगा, ईएम का वैल्यू तो प्लस माइनस करें, और ईएस अपॉन अंडर रूट क्या हो जाएगा एन, यानी प्लस माइनस 0.0129 अपॉन अंडर रूट 8। इसकी वैल्यू ईएम की कितनी हो जाएगी, तो आ जाएगा डिवाइडेड बाई अंडर रूट 8। सॉल्व कर दिया 4.5, यानी अगर इसको उसमें लिखें तो 0.00458 मीटर, और ये प्लस माइनस लगा रहेगा आगे, 0.00458 मीटर, ये आपका आ जाएगा इसका आंसर। यानी देख रहे हैं क्या हुआ, सिंगल अगर एक ही रीडिंग ली गई होती तो उतना सही नहीं आता, लेकिन जो मीन ले लिया गया, मीन में एरर काफी कम है। और एक चीज जान लीजिए दोस्त, किसी भी रीडिंग में जो एरर होती है ना, उसके भी हो जाने की एक लिमिट होती है। बहुत हल्का सा एरर आ भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिंगल ऑब्जर्वेशन में एरर ज्यादा है। अगर ये मीटर में है, इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करें तो 1, 2, यानी 1.2 सेंटीमीटर की गलती हुई है लगभग एक में। लेकिन जब हम इसको मीन ले लेते हैं तब एरर 0.4, यानी यहां लगभग 12 mm की गलती हो रही है, और यहां केवल 4 mm की गलती हो रही है। बात समझ आ रही ना। तो आपको यहाँ पे 1000 से, यहाँ पे मीटर में 1000 से गुणा करिए तो 4.5 mm की गलती हुई है मीन में। इसलिए जब कई रीडिंग हो तो उनका मीन ले लीजिए, क्योंकि मीन में गलती कम होती है और सिंगल ऑब्जर्वेशन में गलती क्या होती है, ज्यादा होती नहीं है, प्रोबेबिलिटी होती है होने की। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये गलतियां नहीं है, ये संभावना है कि इतनी गलती सिंगल ऑब्जर्वेशन में होगी, और ये पूरी सीरीज के मीन लेने पर ये संभावना है कि इतनी गलती होगी। बात समझ में आ रही है। यहां पर आपका कॉम्पेंसेटिंग एरर पूरी तरह से होता है खत्म, और सर्वे का इंट्रोडक्शन चैप्टर भी पूरी तरह से होता है खत्म। आगे वाले चैप्टर में हम लोग लीनियर मेजरमेंट की बात करेंगे, जिसमें सर्वेइंग के जितने भी इंस्ट्रूमेंट है लीनियर मेजरमेंट लेने वाले, चेन, टेप, फीता, उनसे आने वाले क्वेश्चन, उनके न्यूमेरिकल, चेन का करेक्शन, टेम्परेचर, पुल, पुश, एमएसएल, तमाम तरह के करेक्शन किए जाएंगे। उनके मेंस के न्यूमेरिकल भी देखते चलेंगे हम लोग, केवल प्री नहीं बल्कि मेंस के न्यूमेरिकल भी हम लोग देखते जाएंगे समझ समझ के। और अब देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आपको क्लास लग रहा है कि ठीक ठाक जा रही है, तो आप फटाक से क्लास को परचेज करिए, और हम लोग जल्दी ही सब कुछ ठीक करें और बेहतर करें चीजों को। इसलिए क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। मुझे इजाजत दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।